हेलो दोस्तों, ये पार्ट 2 है एमसीक्यू का। और ये बहुत ज़रूरी है। एमसीक्यू टेस्ट है सारे क्वेश्चन का, और ये बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे है दिया हुआ। आप इससे आपका रिवीजन हो जाएगा, और हाँ, आपका एनालिसिस। और जो भी अगर आपको आंसर आता है कमेंट्स में यस कीजिए, और नो नहीं आता है तो आगे देखिएगा उसको कि आपका कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं आप। चलिए, तो यहाँ पे आपका शुरू करते हैं। तो 20 क्वेश्चन हो चुका था, 21वां क्वेश्चन है। पहला है, डीएनए टीके उच्च तापमान पर स्थिर होते हैं और इसलिए रैना टीके के विपरीत इसका भंडारण आसान होता है। दूसरा, रैना टीके को विपरीत डीएनए टीके का एक बार इंजेक्ट किए जाने के बाद कोशिका की प्राकृतिक आनुवंशिक सामग्री को नहीं बदल सकते। उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है? ए का 1, बी का 2 और सी का 1 2 और डी का ना तो 1 ना ही 2। तो आप बताएं कौन सा इसका सही आंसर होगा। तो इसका सही आंसर है आपका हो जाएगा ए। और जिसका भी सही हुआ है यस कीजिए, और जो गलत, जितना भी गलत या सही कर रहे हैं उसको काउंट कीजिए कि कितना आपका सही हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन है, 22वां क्वेश्चन है, चुंबक क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? एक पहला है, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दशा में उसके उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर होती है। दूसरा, चुंबकीय क्षेत्र की अपेक्षिक प्रबलता को क्षेत्र रेखाओं की निकटता की कोटि द्वारा दर्शाया जाता है। तीसरा, चुंबकीय क्षेत्र की कोई भी दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनें। ए का 1, बी का 2 3, सी का 1 2 3 और डी का 1 और 2। तो ए का 1 है, बी का 2 3 है, सी का 1 और 1 2 3 है और डी का 1 और 2 है। तो इसका आंसर आप बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 2 और 3 सही है आपका। तो चुंबकीय क्षेत्र के संदर्भ में बोल रहा है। तो चुंबकीय क्षेत्र एक राशि है जिसमें दशा और परिणाम दोनों होते हैं। किसी चुंबकीय क्षेत्र की दशा वह मानी जाती है जिसके अनुदिश दिक्सूची का उत्तर ध्रुव उस क्षेत्र के भीतर गमन करता है। इसलिए परिपाटी के अनुसार चुंबक क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तर ध्रुव से प्रकट होती है और दक्षिण ध्रुव तरफ विलीन हो जाती है। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दशा उसके दक्षिण ध्रुव से उत्तर की ओर होती है। इस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र बनाती है। 23वां नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाल ही सुर्खियों में भोपाल घोषणा में व्याख्या किया करता है? तो ए है, इसे G20 के आधिकारिक कार्य समूह द्वारा जारी किया गया यह सकल घरेलू उत्पादन की तुलना में समावेशी विकास देखभाल पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की अपील है। बी है, आसियान भारत संवाद संबंधों की 25वीं वर्षगांठ की चिन्हित करता है। इसके अंतर्गत समुद्री क्षेत्र में सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सी है, इनमें नई और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने वाले वैश्विक आतंक का मुकाबला करने पर बल दिया गया है। डी है, इसने सभी सरकारी विभागों में नागरिक केंद्रित शासन पर जोर दिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए। मतलब हाल ही में सुर्खियों में भोपाल घोषणा, आप याद रखिएगा भोपाल घोषणा और G20। अगर आपका क्वेश्चन आता है भोपाल घोषणा तो इसे G20 से जोड़ दीजिए। भोपाल घोषणा आपका कहीं पे भी याद रखिएगा तो G20 याद रखिएगा। और
थोड़ा मोड़ा भी गलत नहीं है, मतलब यहाँ पे G20 रखेगा तो ये पता चलेगा कि ये सब आपका नहीं है, आसियान वाला नहीं आ सकता है, ना औद्योगिक प्रौद्योगिकी वाला आएगा, ना सरकारी विभाग का आएगा। यहाँ पे जो दिया वो मतलब कट गया, तो इसका मतलब ये आया। अगर इसमें भी बहुत कुछ डिफरेंस दे सकता है, पर ये जरूर रखिएगा, आप ध्यान से देखिएगा कि G20 आए भोपाल घोषणा में, इसलिए जल्दी याद बनेगा। उसके बाद देखते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रणन की विधि और उदाहरण। पहला है कायकी प्रवर्धन और अदरक, दूसरा है परागण टमाटर, तीसरा है खंडन और यीस्ट। उपयुक्त युगों में से कौन से युग सही सम्मेलन है? ए का 1-3, बी का 2-3, सी का 1-2 और डी का 1-2 और 3। ये आप देखें तो आप बताइए जल्दी से इसका आंसर कौन सा है। तो इसका ये हो जाएगा, देखिए, याकीट प्रबंधन अदरक और परागण टमाटर। तो इसमें ये सी आंसर आपका सही है। ठीक है, तो ये कैसे है? अधिकांश पादपों में मूल, तना और पत्तियां होती है। ये पादप एक कायकी का अंग कहलाते हैं। पादप अनेक विधियों द्वारा अपनी संतति उत्पन्न करते हैं, जिनमें जनन दो प्रकार से होते हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में पादप बिना बीजों के ही नए पादप को उत्पन्न कर सकते हैं, जबकि लैंगिक जनन में नए पादप बीजों से प्राप्त होते हैं। कायकी प्रबंधन क्या, इसका मतलब क्या है? कायकी प्रबंधन के बारे में, यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जिसमें पादप में मूल, तने, पत्ती तथा कली जैसे किसी भी कायकी अंग द्वारा नया पादप हो सकता है। जैसे कि तना, मूल, पत्ता उत्ता से जो पौधे उगाए जाते हैं उसे कायकी प्रबंधन करते हैं। जैसे कि बोलते हैं ना कि कोई डाली को काट के लगाइएगा, गुलाब के डाली को अगर काट के लगाइएगा तो वो लग जाता है, तो वो कायकी प्रबंधन में आ जाएगा। चूँकि जनन पादप की कायिका भागों से होता है, इसे कायिका प्रबंधन कहते हैं। उदाहरण के लिए आलू, अदरक। आलू को बीज से भी रोपा जा सकता है, पर ये है कि आलू के जो निकलते हैं दाने उसके द्वारा निकाला जाता है। अदरक को भी इसी तरह निकाला, शकरकंद को भी उसी की तरह निकाला जाता है। मूलिंग क्या है? यह एक अलैंगिक प्रजनन विधि है जिसमें एक मौजूदा जीव की अनुकूल या कली से एक नया जीव विकसित होता है। जब तक एक नया निकुल परिपक्व नहीं हो जाता तब तक वह मूल कोशिका से जुड़ा रहता है। नया विकसित कुल मूल कोशिका से संबंध रहते हुए विधि करता है। परिकरण को जानने पर यह जनन कोशिका से होता जाता है और जनन कोशिका पर उत्तक पर चिन्ह रहता जाता है। तो अब 25वां नंबर क्वेश्चन है, पादप परिवहन प्रणाली के संदर्भ में, पादप परिवहन प्रणाली के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तो ए है फ्लोएम, मृदा से प्राप्त जल और खनिज पत्तियाँ। और यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन, सबसे पहले ये देखिए कि सही है या गलत। यहाँ पे क्या बता रहा है, कौन सा सही नहीं है ये पूछ रहा है आपसे। तो 2-3 क्वेश्चन इसी तरह गलत आता है, हो जाता है। तो पहला है फ्लोएम मृदा से प्राप्त जल और खनिजों की पत्तियों तक ले जाता है। दूसरा, जाइलम प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों को पत्तियों से पादपों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। तीसरा, वाष्पोत्सर्जन क्रम में पादप रंध्रों के माध्यम से जल वाष्पित हो जाता है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, फ्लोएम मृदा से प्राप्त जल और खनिजों को पत्तियों तक ले जाता है, और जाइलम प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों को पत्तियों से पादप के अन्य भागों तक पहुंचाता है। तो यहाँ पे आपका ये दोनों जो है आपका गलत हो जा रहा है, ये दोनों आपका गलत है। और ये दोनों आपका गलत हो जा रहा है, और ये गलत है।
और ये आपका सही हो जाएगा। अगर बोलता है कि पादप परिवहन प्रणाली के संदर्भ में, अगर यहाँ पे यही सही नहीं है तो ये हो जाता आपका सही, ये दोनों गलत हो जाता और ये सही हो जाता आपका। तो 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अपरमाणु कण किसी तत्व के रासायनिक गुणों को निर्धारित करता है? तो अवकरण कण किसी रासायनिक को अंग करता है। तो ए है आपका, ए हो जाएगा संयुक्तता इलेक्ट्रॉन, बी है क्वाड इलेक्ट्रॉन, सी है प्रोटॉन और डी है न्यूट्रॉन। तो इसका आंसर आपका क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ए संयोजकता इलेक्ट्रॉन, ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे संयोजकता इलेक्ट्रॉन सबसे बाहरी कक्षा के उपस्थित एस और पी इलेक्ट्रॉन होते हैं। आंतरिक कक्षा में जो स्थित इलेक्ट्रॉन कोड इलेक्ट्रॉन होते हैं, संयोजकता इलेक्ट्रॉन परमाणु के बीच परस्पर क्रिया है और रासायनिक बंधों को निर्माण के लिए जिम्मेदार होते हैं। लेकिन केवल सबसे बाहरी कक्षा में स्थित इलेक्ट्रॉन ही रसायन बंध या अणु के निर्माण का भाग ले सकते हैं। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन को संयुक्ता इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। संयुक्ता इलेक्ट्रॉन अधिकांश रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेते हैं क्योंकि इनमें आंतरिक कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है। साथ ही संयुक्ता इलेक्ट्रॉन की संख्या भी हमें एक विशिष्ट तत्व के रासायनिक गुणों को निर्धारित करने में मदद करती है, जैसे कि संयुक्ता का संयोजन क्षमता और अन्य तत्वों के साथ बंध का निर्माण करते क्षमता आदि है। तो 27 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 3D प्रिंटिंग और 4D प्रिंटिंग के संदर्भ में, 3D प्रिंटिंग और 4D संदर्भ के बारे में पूछ रहा है। तो पहला 3D प्रिंटिंग के नीचे से ऊपर तक परत दर परत 2D संरचना की पुनरावृत्ति होती है। और दूसरा नंबर है 4D प्रिंटिंग मुद्रित वस्तुओं के को समय के साथ स्वरूप या कार्य परिवर्तित करने की क्षमता प्रदान करती है। तो उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है? ए का 1, बी का 2, सी का 1 2 और डी का ना तो 1 ना ही 2। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है सी, दोनों आपका सही हो जाएगा ये वाला। और देखिएगा प्रिंटिंग करके 3D प्रिंटिंग करके क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, लेज़र या प्रिंटिंग से क्वेश्चन आया है। तो यहाँ पे ये आप रखिए कि प्रिंटिंग से नीचे ऊपर तक परत दर परत 2G संरचना की पुनरावृत्ति होती है। और 4D प्रिंटिंग मौद्रिक आप याद रखिए। और यहाँ पे आप ये रखिए 2 याद रखिए 2D। तो इससे आपको ये हो जाएगा कि जब भी क्वेश्चन अगर आया है तो आपको 2D अगर याद है और मौद्रिक वस्तु याद है तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा आपका हो जाएगा सही है। तो 28 नंबर का क्वेश्चन है, 28 नंबर का मैगेलेनिक क्लोराइड के संदर्भ में क्या है? मैगेलेनिक क्लोराइड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे देखिए सही है, तो सही करने के लिए तो ए है, ये दक्षिणी ध्रुवी गोला में नग्न आँखों से देखे जा सकते हैं। दूसरा, ये मिल्की वे आकाशगंगा का भाग है। तीसरा, ये अत्यधिक सक्रिय तारकीय संरचना और इसके कर्मिक विकास के अध्ययन हेतु प्रयोगशाला के रूप में कार्य करते हैं। ए का है 1 2, बी का है 1 3, सी का है 3, डी का 1 2 और 3। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बी आपका सही आंसर होगा। मतलब ये दक्षिणी गोलार्ध में नग्न आंखों से देखा जा सकता। अगर यहाँ पे आप ये याद रखिए मैगेलेनिक क्लोराइड के संदर्भ, मैगेलाइट है तो इसमें आँख याद रखिएगा, नग्न आँख बस।
अगर आप दक्षिण गोलार्ध, और यहाँ पे देखिए अगर एग्ज़ाम में चेंज भी कर सकते हैं कि दक्षिण गोलार्ध है तो गलत करना है तो इसमें उत्तरी गोलार्ध भी डाल सकता है, तो ये ध्यान रखिए। और नग्न आँख, बस ये लाइन में हो गया। और यहाँ पे आपका ये अत्यधिक सक्रिय संरचना की प्रक्रिया में विकास अध्ययन का प्रयोगशाला के कार्यों के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में कार्य करता है? प्रयोगशाला के रूप में कार्य करता है। 29 नंबर का क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन समान पादप समृद्धि और पादप उपाचयन के निरोधक हार्मोन के रूप में कार्य करता है? ए एबिसिक एसिड, बी है साइटोकिन्सिस, और सी है जिबरेलिंस, और डी है ऑक्सिन्स। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ए। तो यहाँ पे क्या है? हार्मोन के समान हार्मोन के समान, तो एब्सिटिक एसिड हार्मोन के समान निरोधक हार्मोन है, तो यहाँ पे एब्सिटिक एसिड होता है। ठीक है, तो ए हो गया इसका। और इसके बाद 30वां नंबर का क्वेश्चन, 30वां नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कारण प्रेशर कुकर में खाद्य पदार्थ जल्दी पकता है? और आप एक है कि ये क्वेश्चन पहले आ चुका है। ठीक है, जैसे कि पहले 2022 में क्वेश्चन पूछा था, क्या थोड़ा सा चेंजेस कर दिया, पर वही क्वेश्चन है। जैसे कि सीटी क्यों देता है? भार की वजह से, और कुकर की वजह से, कि गैस की वजह से? इस किसके कारण सीटी देते हैं कुकर में? तो पहले पूछा जा चुका है प्रेशर कुकर के बारे में। तो इसमें क्या बोल रहा है? 30वां नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कारण से प्रेशर कुकर में खाद्य पदार्थ जल्दी पकता है? तो यहाँ पे जल्दी पकने का कहा जा रहा है। ए है कुकर में ऊष्मा बाहर नहीं निकल सकती, बी है दबाव में वृद्धि होने से जल कर्णांकी में वृद्धि होती है, सी है बंद अवस्था में जल का कर्णांक घट जाता है, डी कुकर के भीतर संवहन धाराएं नियत होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये वाला, कि देखिए ना, वृद्धि, अगर दबाव में गैस है, जल रहा है, तो क्या होगा? दबाव तो पड़ेगा ना, जिसके कारण क्या कहते हैं, जल भी है उसमें, जिसके कारण दोनों में बन रहा है भाप, और उसके कारण आपका जल्दी बनता है खाना प्रेशर कुकर में। और 31 नंबर का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे अगर एनालिसिस करके बताते हैं तो दबाव के साथ जल कर्णिक घटता है, और दबाव में वृद्धि से यह बढ़ता है कि प्रेशर कुकर में खाद्य पदार्थ बहुत ही कम समय में पक जाता है, क्योंकि कुकर के भीतर दबाव में वृद्धि हो जाती है, जिसमें जल का कर्णांक भी बढ़ जाता है। इस समय जल का कर्णांक 120 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जबकि खुले बर्तन में कर्णांक 100 डिग्री सेल्सियस का ही प्राप्त हो जाता है। ठीक है, और 31 नंबर का क्वेश्चन है, प्रकाश को तरंग और कण दोनों के रूप में वर्णित किया जा सकता है। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सी प्रकाश कण प्रकृति को दर्शाता है? तो ए है व्यक्तीकरण, बी है ध्रुव, और सी है परिवर्तन, डी है प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो यहाँ पे ये है। और उसके बाद 32 नंबर का क्वेश्चन, इलेक्ट्रोकॉन्ड्रियोग्राफ के संदर्भ में क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रोकॉन्ड्रियोग्राफ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे आप ये चीज़ का, जैसे कि आप कुछ कर रहे हैं, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, उसको अंडरलाइन करना जरूरी है। तो A1 में क्या है? टी तरंग अलिंद में विद्रुकरण प्रस्तुत करती है, जिसमें दोनों अलिंदों को संकुचन होता है। दूसरा,
QRS मिश्रित निर्णय के अध्रुवन को प्रस्तुत करता है जो निलय के संकुचन को शुरू करता है। तीसरा, P तरंग निर्णय के उत्तेजना से समानता व्यवस्था में वापस आने की स्थिति को प्रदर्शित करती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? A का 1 2, B का 3, C का 1 3, D का 2। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, केवल डी, मतलब 2 सही है। QRS मिश्रित निर्णय के अध्रुवन को प्रस्तुत करता है जो निर्णय के संकुचन को शुरू करता है। और 33 नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण NFRS के संदर्भ में, और यहाँ पे सही कौन सा है? तो ए, इसकी स्थापना सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के तहत की गई थी। दूसरा, यह लेखाकर्म व्यवसायों और लेखा परीक्षा मानकों का पर्यवेक्षण करने वाला एक स्वतंत्र नियामक है। तीसरा, मुकदमे की सुनवाई करते समय इसके पास दीवानी न्यायालय और फौजदारी न्यायालय के समान शक्तियाँ होती है। तो ए का 1 2, बी का 2, सी का 1 3, डी का ना तो 1 ना ही 2। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा बी। और 34 नंबर का क्वेश्चन है, एक साथ समान मोटाई के दो पतले ऊनी कंबलों की तुलना में एक मोटा ऊनी कंबल गर्म करता उपयुक्त परिघटना के लिए निम्नलिखित कथनों में सर्वाधिक उपयुक्त है। मतलब कौन सा ज़्यादा मैच कर रहा है इसमें? तो ए है, दो पतली परतें संघनन के कारण ऊष्मा उत्पन्न करती है। एक कंबल, बी है, एक कंबल की तुलना में दो कंबल प्रविष्ट क्षेत्रफल अधिक होगा। सी, दो कंबलों के बीच फंसी वायु ऊष्मा का संकुचालक होती है। डी है, दो कंबल अधिक दबाव उत्पन्न करके तापमान को बढ़ा देता है। तो इसका आंसर है सी, दो कंबल के बीच फंसी वायु और ऊष्मा की कुचालक होती है। ये आपका सही हो जाएगा, सी। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित तकनीकों में से कौन से समान तौर पर मानव के सुनने की उच्चतम श्रेय सीमा से अधिक आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों के उपयोग पर आधारित है? पहला है इलेक्ट्रोसोनोग्राफी, डी है इकोकार्डियोग्राफी, तीसरा है रेडार। तो यहाँ पे नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। तो ए का 1 2 3, बी का 1 2, सी का 1 3, डी का 3। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा बी, अल्ट्रासोनोग्राफी और इकोकार्डियोग्राफी। अब 36 नंबर का क्वेश्चन है, लाग्रेंजियन बिंदु प्रायः अंतरिक्ष अन्वेषण के संदर्भ में देखा जाया, ये क्या है? ए, ये ऐसे बिंदु है जहां दो बड़े पिंडों के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के अधीन एक छोटा पिंड अपेक्षाकृत रूप से स्थिर रहता है। बी, ये आकाशगंगा में परिधि पर स्थित बिंदु है। सी, ये सौरमंडल के भीतर ऐसे बिंदु है जहां दो ग्रहों की कक्षाएं एक दूसरे को काटती है। डी, ये सोवियन ग्रह की सतह पर स्थिर ऐसे स्थान है जहां जमे हुए जल का पता लगाया जा सकता है। तो इसका आंसर है आपका, ये आंसर आपका सही हो जाएगा, लाग्रेंजियन बिंदु प्रायः। तो इस टाइप का तो क्वेश्चन दिया ही रहता है, कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन आपका इस टाइप का, मतलब जैसे कि A B C D करके 20 से 30 क्वेश्चन तक रहता है।
और उसमें से अगर मान लीजिए प्राय करके हाल ही में करके 10 से 15 क्वेश्चन तो आने ही है। जैसे कि हाल ही में आया है लाइक्रेशन जीएन बिंदु प्राय, ऐसे करके जो है अन्वेषण वाला है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो इसको ज़रूरी है कि एक तरह से इम्पॉर्टेंट ही मानिए। तो यहाँ पे पहला आपका सही हो जाता है। ये ऐसे बिंदु है जहाँ दो बड़े पिंडों का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के अधीन एक छोटा पिंड अपेक्षाकृत रूप से स्थिर रहता है। तो उसके बाद 37 नंबर का 37 नंबर क्वेश्चन, चींटी के काटने पर हमें जलन होती है। यह जलन एंड दर्द निम्नलिखित में से किस अम्ल के कारण होता है? पर एक चीज़ है, देखिए चींटी और यहाँ पे एक चीज़ है कि चींटी जो काटता है और मधुमक्खी जो काटता है, उसका जो दोनों चीज़ का काट रहा है, यहाँ पे आंसर बताएंगे, पर जो काट रहा है उसका वही चीज़ के कारण काटता है। तो किसके कारण काटता है? जो मधुमक्खी जो होते हैं उसके बारे में बोल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो मधुमक्खी जो डंक मारती है उसमें उसका और ये चींटी दोनों का एक ही चीज़ है। तो ये ए में है मेथनॉलिक अम्ल के कारण, एस्टेटिक अम्ल के कारण, सी है ऑक्सेलिक अम्ल के कारण, डी है टार्टरिक अम्ल के कारण। तो इसका कारण हो जाएगा मेथनॉलिक अम्ल। और एक खासियत है, जैसे कि मान लीजिए मधुमक्खी भी अगर आता है तो मधुमक्खी के काटने से भी यही होगा, मेथनॉलिक अम्ल के कारण ही होता है। 38 नंबर का क्वेश्चन है। 38 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में कौन सा बायोप्लास्टिक के प्रकार के रूप में है? तो ये सब क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन जो है जैसे कि बायोप्लास्टिक के संदर्भ में क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। तो ए है 1 है पॉलीहाइड्रोसिकलोटेक्स और बी है पॉलीलैडिकल एसिड, तीसरा है पॉलीएथिलीन टेरिपेथिलेंट। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुन करें। ए का 1 2, बी का 2 3, सी का 1 3, डी का 1 2 और 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ये और ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अब 30 ध्वनि गति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही है ये भी चीज देखते हैं। ए, ठोस से तरल माध्यम से जाने पर ध्वनि की गति कम हो जाती है। दूसरा, तापमान बढ़ने पर ध्वनि की गति बढ़ जाती है। तीसरा, किसी दिए गए तापमान पर ऑक्सीजन में ध्वनि की गति वायु माध्यम से ध्वनि की गति से अधिक होती है। तो उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है? ए का 1, बी का 1 2, सी का 3, डी का 1 2 3। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1 और 2 जो है वो सही हो जाएगा आपका। 40 नंबर का क्या क्वेश्चन है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एंजाइम में और उत्पादन करने वाला अंग, पहला है पेसिल अनाशय, दूसरा लाइपेज अमाशय और तीसरा है लैंगटेज आंत। तो इसका आंसर आपको उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए का 1 3 है, बी का 2 3 है, सी का 3 है, डी का 1 2 3 है। तो इसका आंसर हो जाता है बी। बी मतलब ये आपका ये गलत हो जा रहा है, ये आपका गलत है, शुरू वाला गलत है और ये दोनों सही है आपका। लाइपेज है अमाशय का और लेपकटेज है आंत के हैं। तो ये मनुष्य तरह तरह के भोजन खाते हैं और खाया गया पदार्थ भोजन नली से गुजरता है। प्राकृतिक रूप से भोजन एक प्रक्रम से गुजरता है जिसमें वह समान आकार छोटे छोटे कणों में बदल जाता है। यह प्रथम दांतों में से चबाकर पूरा किया जाता है। जब अपनी पसंद का कोई पदार्थ खाते तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। यह वास्तव में केवल जल नहीं, यह लार ग्रंथि से निकलने वाला एक रस है जिसे लारस या लार भी कहते हैं। जिस भोजन को हम खाते हैं उनका दूसरा पहलू उनकी जटिल संरचना है। यदि इसका अवशेषण आहार नल द्वारा करना है तो इसे छोटे
अणुओं में खंडित करना होगा। तो आई होप आपको अच्छा लगा हो, तो ज़रूर बताएं कि कैसा लग रहा है। देखिए, अच्छा लगे चाहे नहीं लगे, आपको क्वेश्चन करना है तो देख लीजिए और ज़रूर से ज़रूर कीजिए, आपका ही फ़ायदा है। तो जितने भी क्वेश्चन सही कर रहे हो उतना आप सही को देखिए कि कितना क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हो। तो आई होप आपको अच्छा लगा हो। तो थैंक यू, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।